नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 6। और ये फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी का निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसकी लास्ट यूनिट है। और इस यूनिट को 6 भागों में बांटा गया है। सूचना संप्रेषण तकनीकी, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका जो संप्रत्यय है वो इसका पहला पार्ट है 6ठी यूनिट का। संप्रत्यय का मतलब होता है परिचय, यानी जो पहला जो इसका पॉइंट है 6ठी यूनिट का, सूचना संप्रेषण तकनीकी। इसमें हम सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सूचना संप्रेषण तकनीकी संप्रत्यय के अंतर्गत आती हैं। 6ठी यूनिट का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। संप्रत्यय का मतलब होता है इनकी संपूर्ण जानकारी। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्रणाली उपागम के अनुदेशन। चौथे में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। पाँचवें में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। और छठे में पढ़ेंगे आईसीटी शिक्षा शास्त्र समाकलन को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहला पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। और ये जो सबसे इन 6 पॉइंटों में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो पहला पॉइंट ही है, इसलिए इस पहले पॉइंट को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज इस 6ठी यूनिट के पहले पॉइंट का ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करेंगे। सारी जो जानकारियाँ हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप नोट्स बनाते समय इनमें से किसी भी जानकारी को बिल्कुल भी ना छोड़िए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे आज 6ठी यूनिट है सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा शास्त्र समाकलन। और 6ठी यूनिट का पहला पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का संप्रत्यय। और इसका ये कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूचना संप्रेषण तकनीकी होती क्या है। तो जैसे हम कोई भी पॉइंट पढ़े हैं आज तक, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं ताकि वो होता क्या है ये बात हमारे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले परिभाषा है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी का मतलब इन शब्दों से ही आपके क्लियर है। सूचना का मतलब होता है जानकारी, संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, और तकनीकी का मतलब होता है जो विधियाँ या जो माध्यम अपनाए जाते हैं तो उसको हम तकनीकी कहते हैं। तो परस्पर सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को भेजने की जो क्रिया होती है, उसी को हम सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम इसको शिक्षण के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आगे इसमें और लिखते हैं कि शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पर यानी शिक्षा के क्षेत्र में सूचनाएं आदान प्रदान होती है किस किस के बीच में? शिक्षक और छात्र के बीच में। तो जब तक इन दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक क्या संभव नहीं है? शिक्षा और शिक्षण दोनों ही संभव नहीं है। तो सूचनाओं के आदान प्रदान को ही हम सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। हम भाषा, संकेत, हाव भाव आदि की सहायता से विचारों का संप्रेषण करते हैं। तो ऊपर हमने कहा कि विचारों के आदान प्रदान को, सूचनाओं के आदान प्रदान को हम सूचना संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। अब हम इन सूचनाओं को किन किन माध्यमों से भेज सकते हैं? तो हम भाषा के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, संकेतों के माध्यम से कर सकते हैं, और हाव भाव के माध्यम से इन विचारों का संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण क्या होता है इसके बारे में हम पिछली जो यूनिटें हैं वहाँ हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लिखा तो नहीं है, मौखिक बताता हूँ कि संप्रेषण शब्द की जो उत्पत्ति है वो 2 शब्दों से होती है, सम और प्रेषण। सम का मतलब होता है समान रूप से, अच्छी तरह से, और प्रेषण का मतलब होता है भेजना। इंग्लिश में इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संप्रेषण को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो। और कम्युनिस्ट शब्द का मतलब होता है सामान्य, यानी किसी चीज़ को सामान्य रूप से प्रस्तुत करना। इस तकनीकी में 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच विचारों, भावनाओं आदि का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये बात मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति होंगे, वो छात्र और शिक्षक होंगे। तो जो सूचना संप्रेषण होगा उसमें कम से कम 2
या दो से अधिक लोगों के बीच भावनाओं का या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल ये जो पॉइंट है छठी यूनिट का पहला जो पॉइंट है बिल्कुल आसान है, क्योंकि शब्द से ही यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। तीसरे पॉइंट में यहाँ बताया गया है कि संप्रेषण विचारधाराओं का एक संग्रह है जिसमें कहने सुनने की नहीं अपितु समझने की व्यवस्थित एवं निरंतर प्रक्रिया रहती है। तो जो संप्रेषण होगा वो विचारधाराओं का एक संग्रह है। विचारधाराओं का मतलब होता है व्यक्ति की जो सोच है उससे संबंधित जो जानकारी है उसका एक संग्रह होता है, जिसमें केवल कहना और सुनना ही नहीं होता अपितु समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया भी रहती है। तो इसका मतलब है कि जो भी सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं उनका कार्य सिर्फ कह कर के और सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि निरंतर रूप से चलने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे कहने वाले की बात सुनने वाले के समझ में आ जाए। तो इन तीन बिंदुओं में जो संप्रेषण तकनीकी है सूचना संप्रेषण, उसके बारे में हमने बिल्कुल सरल से सरल तरीके से जानकारी प्राप्त की है। अब यहाँ पर इसी से संबंधित, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले पॉइंट में जो शब्द यूज किया गया है उस शब्द का नाम है संप्रत्यय, और संप्रत्यय का मतलब होता है इससे संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है वो संप्रत्यय के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो पहला जो संप्रत्यय है सूचना संप्रेषण तकनीकी से संबंधित जो पहली जो विषय वस्तु है वो है शिक्षा तकनीकी। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त परिभाषाएं किसकी? शिक्षा तकनीकी की। तो अब हम यहाँ पर 7-8 परिभाषाएं दी गई हैं शिक्षा तकनीकी की, और ये विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो इनको आप परिभाषाओं में याद रखना है, क्योंकि बार बार हर यूनिट में आपको बताता हूँ कि आपके जो 30 प्रश्न होंगे उनमें से 3 या जो 4 प्रश्न होते हैं वो परिभाषाओं से संबंधित होते हैं। तो हर पॉइंट से संबंधित जो परिभाषा है वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर भी मैं लास्ट में एक वीडियो फिर से बना दूंगा जो केवल परिभाषाओं का होगा, और उनमें से मैं प्रयास करूंगा कि कौन सी परिभाषा को किस तरह से आपको याद रखना है। तो शिक्षा तकनीकी की जो पहली परिभाषा है वो लेथ ने दी है, ये व्यक्ति का नाम है। ये कहते हैं कि अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग जब शिक्षा तथा प्रशिक्षण में किया जाता है तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। तो हमारी परिभाषा शिक्षा तकनीकी की। तो लेथ का कहना है कि या चाहे वो अधिगम हो या अधिगम की परिस्थिति हो, दोनों ही स्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का जो उपयोग है जिससे शिक्षा तथा प्रशिक्षण में किया जाता है उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। तो लेथ की परिभाषा को याद रखने के लिए आपको इन 3 शब्दों का यूज रखना है, वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग। इसी से आप याद रख सकते हैं कि लेथ ने तकनीकी को वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग बताया है, किस क्षेत्र में? शिक्षा तथा प्रशिक्षण में। तो इस तरह से आपको कोई भी परिभाषा हो उस पूरी परिभाषा यदि आपकी याद नहीं होती है तो उसमें जो सेलेक्टेड जो शब्द होते हैं उनसे भी आप परिभाषा को याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो परिभाषा आती है वो आती है कोक्स की। तो लेथ के बाद कोक्स की परिभाषा में हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं शिक्षा तकनीकी के बारे में, कि मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी अथवा अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। तो इनका भी लगभग उन्हीं के अनुसार परिभाषा है कि सीखने की परिस्थितियों में, वहाँ उन्होंने कहा था अधिगम की परिस्थितियों में, कोक्स ने कहा है सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। थोड़ा सा बदलाव है, लेथ ने कहा है कि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और कोक्स ने कहा है वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग। तो आपको कोक्स की परिभाषा को याद रखने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग शब्द को आप याद रख सकते हैं। किसमें? शैक्षिक तकनीकी अनुदेशन इसको फिर कहा जाता है। तीसरी जो परिभाषा है वो रॉबर्ट एम गैने के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो रॉबर्ट एम गैने कहते हैं कि शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना। तो इसको आप याद रख सकते हैं, सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षण कार्य की व्याख्या की जा सके। तो रॉबर्ट एम गैने ने जो परिभाषा दी है वो उन्होंने दी है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना ही शैक्षिक तकनीकी कहती है। और उस व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करके हम विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण और शिक्षण कार्य की
जो व्याख्या है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो एक एक दो दो शब्दों से आप इन परिभाषाओं को याद रखना है। अगले नंबर पर जो परिभाषा आती है वो परिभाषा दी है रिचमंड ने। रिचमंड कहते हैं शिक्षा प्रौद्योगिकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था को प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षा एवं परीक्षण के लक्षणों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। तो यहाँ पर आप इस परिभाषा को यहाँ से याद रख सकते हैं कि अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। तो यहाँ पर रिचमंड ने जो परिभाषा दी है वो कहते हैं कि जो शिक्षा तकनीकी है, शिक्षा प्रौद्योगिकी है, वो अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। लास्ट जो परिभाषा है हमारे आज की इस वीडियो की शिक्षा तकनीकी की, वो स्किनर के द्वारा दी गई है। और स्किनर कहते हैं कि शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी वह शास्त्र है जो शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध बनाता है। तो यहाँ शिक्षा तकनीकी का तात्पर्य स्किनर ने बताया है कि जो भी टेक्निक शिक्षक की प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं उन्हें हम शिक्षा प्रौद्योगिकी या शिक्षा तकनीकी कहते हैं। तो इस तरह से आपको हर परिभाषा में मैंने दो दो तीन तीन शब्द बताए हैं जिनसे आप इन परिभाषाओं को याद रख सकते हैं। तो शिक्षा तकनीकी के बाद में छठे पॉइंट के जो पहला पॉइंट है उससे संबंधित दूसरा शब्द आता है शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर आज हम दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक तो शिक्षा तकनीकी और एक शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा तकनीकी की परिभाषाएं हम पूरी कर चुके हैं और परिभाषाओं से क्लियर भी हो चुका है कि शिक्षा तकनीकी होती क्या है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा शास्त्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पेडागोजी और इस शब्द से आप सभी परिचित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है साइकोलॉजी का। रीट में भी ये शब्द आपके साथ बार बार आया होगा। तो शिक्षा शास्त्र देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है। शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। तो शिक्षण कार्य की जो प्रक्रिया है उसका विधिवत अध्ययन करना शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहलाता है। यानी किस तरह से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, शिक्षण कार्य की क्या प्रोसेस होती है, किन किन विधियों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें अध्यापन की शैली या नीतियों का अध्ययन किया जाता है। यानी अध्यापन यानी शिक्षक जो अध्ययन करवाता है उसकी कौन कौन सी शैलियाँ हो सकती है, कौन कौन सी नीतियाँ हो सकती है, इन सब का अध्ययन भी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला बिंदु है कि शिक्षक अध्यापन कार्य करता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता को अधिक से अधिक समझ में आवे। तो शिक्षण शास्त्र यही हमें बताता है, शिक्षण शास्त्र में हम यही सीखते हैं कि पढ़ाया किस तरह से जाता है, पढ़ाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो शिक्षक अध्यापन कार्य करते समय वही शिक्षक करेगा जो शिक्षण शास्त्र का जिसको ज्ञान होगा। तो इस बात का वो विशेष ध्यान रखता है कि अधिगमकर्ता यानी जो छात्र है उसको अधिक से अधिक विषय वस्तु यानी पढ़ाई जाने वाली सामग्री समझ में आ सके। शिक्षण शास्त्र में शिक्षा को कला तथा विज्ञान दोनों माना है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे जाकर व्याख्यात्मक रूप से भी, विवरण के रूप में भी इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ सिर्फ याद रखना है कि शिक्षण शास्त्र में जो शिक्षा शब्द है उस शिक्षा को कला भी माना है और विज्ञान भी माना है। क्यों माना है, सारी चीज़ें मैंने बता दी है, अभी पढ़ेंगे। लंबे शिक्षण अनुभव से सूझ का विकास हो जाता है और कोई भी शिक्षक है, कोई भी व्यक्ति है, वो यदि दीर्घ समय तक, दीर्घावधि तक यदि शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण अनुभव से सूझ का विकास उसमें हो जाता है। अब हमने दूसरा जो पॉइंट लिया था शिक्षा नीति के अलावा, वो लिया था शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षण शास्त्र की दो चार जो विशेषताएं हैं वो हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि शिक्षा जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। दोनों शिक्षण शास्त्र ने शिक्षा को कला और विज्ञान दोनों माना है। तो यहाँ पर हमें याद रखने योग्य बिंदु है कि शिक्षण शास्त्र के कलात्मक पक्ष कौन कौन से हैं और वैज्ञानिक पक्ष कौन कौन से हैं। पक्ष का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो ये सिद्ध करती हों कि वास्तव में शिक्षण शास्त्र कला है और वास्तव में शिक्षण शास्त्र विज्ञान है। जैसे आपने भी देखा होगा, किसी चीज़ को हम सिद्ध करने के लिए, किसी चीज़ को सत्य साबित करने के लिए हम अपना पक्ष रखते हैं।
तो उसी तरह से ये दो पक्ष हैं, कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष। दोनों को आपको नोट्स में शामिल करना है और दोनों याद रखना है। तो कलात्मक पक्ष की बात करते हैं तो शिक्षण कौशल विधियाँ प्रविधियाँ इसमें शामिल की गई हैं। वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो निरीक्षण तथा अनुभवों को इस पक्ष में शामिल किया गया है। यानी निरीक्षण और अनुभव ये बताते हैं कि शिक्षण शास्त्र वैज्ञानिक है, और शिक्षण कौशल विधियाँ प्रविधियाँ कलात्मक रूप से उनका प्रयोग बताते हैं कि जो शिक्षण शास्त्र है वो कला है। दूसरा जो पक्ष है वो है भावात्मक व ज्ञानात्मक अभिवृत्ति विश्वास आदि का। यानी भावात्मक ज्ञानात्मक अभिवृत्तियाँ विश्वास आदि हमें ये बताती, सिद्ध करती हैं कि शिक्षण शास्त्र कलात्मक है। इसके विपरीत यदि अभ्यास, आव्यूह, आयाम और ज्ञानात्मक पक्ष इन चार चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो इससे पता चलता है कि शिक्षण शास्त्र वैज्ञानिक पक्ष है, यानी वैज्ञानिक है। इसी तरह से कलात्मक पक्ष में तार्किक विश्लेषण को शामिल किया गया है और वैज्ञानिक पक्ष में अनुभवजन्य विश्लेषण को शामिल किया गया है। इसमें बताया जाता है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, कला जो होती है उसको जन्मजात माना जाता है, और इसी के अनुसार इसी के संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षक के जो गुण होते हैं, शिक्षक जो होता है वो भी जन्मजात होता है। बल्कि वैज्ञानिक पक्ष कहता है कि शिक्षक व्यवहार का मापन किया जा सकता है। सौंदर्य परक आकलन इसमें किया जाता है, और वैज्ञानिक पक्ष में बताया गया है कि शिक्षक व्यवहार में सुधार प्रशिक्षण से प्रभावशाली शिक्षक, यानी शिक्षक व्यवहार में हम सुधार भी कर सकते हैं और प्रशिक्षण से प्रभावशाली शिक्षक बना भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों पक्षों को याद रखना है कि शिक्षण शास्त्र के दो पक्ष है, कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष। अब हम देखते हैं कि हमने दोनों चीज़ें पूरी कर ली हैं। हमने शिक्षण शास्त्र भी पढ़ लिया है और शिक्षा तकनीकी भी पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने शिक्षा तकनीकी पढ़ी थी 1 नंबर पर, और दूसरे नंबर पर हमने शिक्षण शास्त्र पढ़ा था। अब इसी से रिलेटेड हमारा बिंदु है कि शिक्षण शास्त्र तथा शिक्षा तकनीकी का तुलनात्मक अध्ययन। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हमें करना है कि शिक्षण शास्त्र क्या है और शिक्षा तकनीकी क्या है। तो शिक्षण शास्त्र का पहला बिंदु है कि शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, ये हम पीछे भी पढ़े हैं। और शिक्षा तकनीकी का मानना है कि कला तथा विज्ञान को जोड़ती है, यानी शिक्षा तकनीकी कला और विज्ञान को जोड़ने की एक तकनीकी है, बल्कि शिक्षण शास्त्र खुद ही कला और विज्ञान दोनों है। अगला बिंदु है कि शिक्षण में कलात्मक, सौंदर्यपरक तथा वैज्ञानिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है, बल्कि शिक्षा तकनीकी में शिक्षण में अदा, प्रदा और प्रक्रिया पक्ष होते हैं, तीनों समन्वित रूप से कार्य करते हैं। अदा, प्रदा और प्रक्रिया क्या होती हैं ये मैं आपको पिछले यूनिटों में बता चुका हूँ। अदा का मतलब होता है इनपुट जो शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, प्रदा का मतलब होता है अभिव्यक्ति, और प्रक्रिया का मतलब होता है जो बीच इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है। शिक्षण शास्त्र का अगला बिंदु है कि शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है, और शिक्षा तकनीकी का मानना है कि जो प्रक्रिया है वो उद्देश्य केंद्रित होती है, यानी उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। शाब्दिक तथा अंतः शाब्दिक प्रक्रिया है, बल्कि शिक्षा तकनीकी प्रस्तुतिकरण का एक प्रसार होता है। इसमें प्रस्तुतिकरण का प्रसार किया जाता है, और शिक्षण शास्त्र में शाब्दिक और अंतः शाब्दिक प्रक्रिया इसको माना गया है शिक्षण को। इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास किया जाता है शिक्षण शास्त्र में, और शिक्षा तकनीकी का मानना है कि केवल ज्ञानात्मक व क्रियात्मक पक्षों को ही विकसित किया जाता है। इसमें भावनाओं को कोई जगह नहीं दी जाती है। तो कला में और विज्ञान में यही अंतर है कि कला जो होती है उसमें भावों को जगह दी जाती है, विज्ञान में भावनाओं को कोई जगह नहीं दी जाती। उसी तरह शिक्षा तकनीकी का मानना है कि भावनात्मक कोई चीज़ नहीं होती है। तो सिर्फ इतना अंतर है। अगला जो बिंदु है शिक्षण शास्त्र का वो ये है कि शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास और शिक्षण शास्त्रीय विश्वास को इसमें शामिल किया जाता है, बल्कि शिक्षण तकनीकी में शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और प्रशिक्षण तकनीकियों को इसमें शामिल किया जाता है। ये भाव तथा सौंदर्य परक है, और शिक्षक तकनीकी मानदंडों व व्यवहार परिवर्तन को इसमें महत्व दिया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर पक्ष कहा जाता है, यानी शिक्षण शास्त्र को सॉफ्टवेयर पक्ष कहा जाता है,
और शिक्षण तकनीकी को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों कहा जाता है। यानी शिक्षण तकनीकी में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का प्रयोग होता है, बल्कि शिक्षण जो शास्त्र है उसमें सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग किया जाता है। लास्ट बिंदु है कि शिक्षण शास्त्र की पाठ्य वस्तु या क्षेत्र, यानी शिक्षण शास्त्र में जो पाठ्य वस्तु होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या क्या होता है। और इधर हम पढ़ेंगे शिक्षा तकनीकी की पाठ्य वस्तु और क्षेत्र, यानी शिक्षा तकनीकी के पाठ्य वस्तु क्या क्या होती है, किन किन चीज़ों को वहाँ पढ़ा जाता है, उसका क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण शास्त्र की पाठ्य वस्तु, यानी शिक्षण कला को इसमें पढ़ा जाता है, शिक्षण विधियों और प्रविधियों का ज्ञान इसमें प्राप्त किया जाता है, शिक्षण सूत्रों को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, शिक्षक के मूल्य व प्रतिबद्धता को इसमें पढ़ा जाता है, शिक्षण कौशलों को इसमें पढ़ा जाता है, और शिक्षक के मानक आचार संहिता और समर्थन इसमें मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। शिक्षा तकनीकी की बात करें तो शिक्षा तकनीकी के पाठ्य वस्तु में शिक्षण तकनीकों को पढ़ा जाता है, अनुदेशन तकनीकी का अध्ययन किया जाता है, प्रशिक्षण तकनीकी का अध्ययन किया जाता है, प्रबंधन तकनीकी का अध्ययन किया जाता है, शिक्षण आयाम तथा आव्यूहों का अध्ययन किया जाता है, माध्यमों का उपयोग यानी दूरवर्ती शिक्षा मुक्त विश्वविद्यालय आदियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से यह हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था, शिक्षण शास्त्र और शिक्षा तकनीकी का तुलनात्मक अध्ययन। तो दोनों का हमने तुलनात्मक अध्ययन यहाँ आपके लिए प्रस्तुत किया है, आपको बताया है। तो दोनों को याद रखना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो जो तथ्यात्मक या फिर जो कूट चयन वाले जो प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षण शास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो 4 जो ऑप्शन होंगे उनमें 2 भी वो डाल सकता है, 3 भी डाल सकता है, और नीचे वो कूट दे देता है 1, केवल 1 व 2 दोनों, 1, 2 व 3, या फिर कोई नहीं। तो इस तरह से जो कूट वाले प्रश्न होते हैं उनमें, या जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं उनमें इन प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। अगला बिंदु है आधुनिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक उपयोग। तो जो शिक्षक तकनीकी या शिक्षण शास्त्र हैं उसके अंतर्गत जो आधुनिक तकनीकी, वर्तमान में जो तकनीकी का जो उपयोग किया जा रहा है उसके मनोवैज्ञानिक उपयोग क्या है। मनोवैज्ञानिक उपयोग का मतलब होता है उसका जो तथ्यात्मक यानी जो ऑथेंटिक उपयोग क्या है, क्यों हम आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो उन उपयोगों के बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले नेल्सन हेनरी कहते हैं कि शैक्षिक संस्थाओं को अगर उनके स्वयं के भरोसे छोड़ दिया जाए तो विकासशील समुदाय के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिना आधुनिक तकनीकी साधनों के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो पहला सबसे बड़ा उपयोग यही है कि नेल्सन हेनरी ने सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक जो तकनीकी है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये कहते हैं कि कोई भी शैक्षिक संस्थान है उसको अगर स्वयं के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसको डिपेंड कर दिया जाए, खुद के भरोसे उसके सारे कार्य छोड़ दिए जाए, तो जो विकासशील समुदाय है, हमारा जो विकास करता हुआ जो समाज है, इसके जो शैक्षिक लक्ष्यों की हमें जो प्राप्ति करनी है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति हम तब तक नहीं कर सकते जब तक वो आधुनिक तकनीकी के साधनों का प्रयोग करने में उसे सफलता नहीं मिल जाए। तो सीधा रूप से हम कह सकते हैं कि शैक्षिक लक्ष्यों की हमें यदि वर्तमान में प्राप्ति करनी है, विकासशील समुदाय के शैक्षिक लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है, तो हमें आधुनिक तकनीकी के साधनों का प्रयोग करना सीखना होगा। अब इसके कुछ पॉइंटों में मैंने उपयोग बताए हैं, सारे पॉइंट बिल्कुल शब्दों से ही क्लियर हो जाएंगे। तो पहला उपयोग है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। तो आधुनिक तकनीकी जो है वो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। तकनीकी साधनों के उपयोग से प्रभावपूर्ण अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो किस तरह से प्रभावशाली बनाती है, क्योंकि यदि हम शिक्षण में तकनीकी साधनों का उपयोग करेंगे तो प्रभावपूर्ण अनुभव प्राप्त करने में उससे सहायता मिलती है। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा इसका उपयोग है आधुनिक तकनीकी के प्रयोग का रुचि तथा ध्यान पर नियंत्रण। यानी आधुनिक तकनीकी के साधनों का प्रयोग करके हम बालक की रुचि और ध्यान पर नियंत्रण रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ बताया गया है कक्षा में वातावरण रुचिकर हो जाता है जो ध्यान केंद्रण में सहायक सिद्ध होता है। तो यदि हम कक्षा में आधुनिक तकनीकी के साधनों का प्रयोग करते हैं तो जो कक्षा का वातावरण है वो रुचिकर हो जाता है
और यदि कोई भी चीज़ रुचिकर होती है तो वहाँ पर ध्यान केंद्रित स्वतः ही हो जाता, अपने आप ही हो जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रयोग, यानी आधुनिक तकनीकी साधनों के प्रयोग से हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रयोग भी कर सकते हैं। चौथा, इसकी विशेषता है कि प्रभावशाली अभिप्रेरणा प्रदान करना। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग से हम प्रभावशाली अभिप्रेरणा भी छात्रों को, अधिगमकर्ता को प्रदान कर सकते हैं। पांचवा, इसका उपयोग है शिक्षण सूत्रों का उपयोग, यानी आधुनिक तकनीकी साधनों के प्रयोग से हम आधुनिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और अनिश्चय से निश्चय की ओर। तो शिक्षण सूत्रों का भी प्रभावी रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? आधुनिक शिक्षण तकनीकी के साधनों के माध्यम से। छठा, इसका उपयोग है व्यक्तिगत भिन्नताओं में सहायक, यानी आधुनिक तकनीकी के द्वारा वैयक्तिक भिन्नताओं की मांग को पूरा करके शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नताओं का मतलब है कि कक्षा में जो छात्र हैं, जो अधिगम करता है, उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो रुचि है, उनकी जो टेस्ट है, एटीट्यूड है, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं और उनकी जो मांग है वो भी अलग अलग होती है। तो सबकी मांग किस तरह से पूरी की जा सकती है, उसमें भी आधुनिक तकनीकी के जो साधन है वो हमारी मदद करते हैं और उन आधुनिक तकनीकों के माध्यम से हम सभी छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। और जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। पुनर्बलन प्रदान करना, इन साधनों के प्रयोग से हम पुनर्बलन भी प्रदान कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। अगला है अधिगम स्थानांतरण, यानी अधिगम स्थानांतरण में भी ये मदद करते हैं और विशेष रूप से सकारात्मक स्थानांतरण में ये सहायक करते हैं। यानी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग यदि दूसरे क्षेत्र में ज्ञान सीखने में, कला सीखने में यदि सहायक सिद्ध होता है तो उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो सकारात्मक स्थानांतरण में भी आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। अंतःक्रिया पर बल, इनका उपयोग करके हम अंतःक्रिया पर बल दे सकते हैं। कक्षा का वातावरण सजीव होने लगता है। अंतःक्रिया का यदि प्रयोग करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब होता है शिक्षक और छात्र के बीच में डायरेक्ट जो संवाद है उसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। यदि ऐसा होता है तो कक्षा का वातावरण सजीव हो जाता है, यानी रस युक्त हो जाता है, नीरस नहीं रहता है। अनुशासन की समस्या का समाधान, आधुनिक तकनीकी साधनों के उपयोग से हम अनुशासन की जो समस्या उसका समाधान भी कर सकते। किस तरह से? कि विद्यार्थी शक्ति का सही प्रयोग, यानी विद्यार्थी की जो शक्ति है, ताकत है, उसका प्रयोग वो अनुशासनहीनता में करता है। लेकिन यदि हम शिक्षण में इन साधनों का प्रयोग करते हैं तो जो शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की जो शक्ति है उसका सही रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं इन साधनों के उपयोग में। 11वां उपयोग है विशिष्ट बालकों की आवश्यकता पर बल। विशिष्ट बालक होते हैं जो दिव्यांग बालक है या फिर अन्य प्रकार का उसमें कोई डिसऑर्डर है, उसको हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं और इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। जैसे अलग से विशेष विद्यालय भी खोले गए हैं, अलग से शिक्षकों की भर्ती भी होती है। तो उन विशिष्ट बालकों की जितनी भी आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति यदि हम करना चाहें तो आधुनिक तकनीकी के जो साधन है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। 12वां इसका उपयोग है आधुनिक शिक्षण विधियों के उपयोग पर बल, यानी जो आधुनिक शिक्षण विधियां हैं उनके उपयोग पर भी बल दिया जा सकता है। उनमें मुख्य जो शिक्षण विधियां हैं वो हैं परियोजना विधि है, खेल विधि है, आदि जो आधुनिक विधियां हैं इसके उपयोग पर बल दिया जाता है। मानसिक योग्यताओं के विकास पर बल, यानी आधुनिक तकनीकी के साधनों के प्रयोग से मानसिक योग्यताओं के विकास पर भी बल दिया जा सकता है। सीधे रूप से कहें कि मानसिक योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। तो कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं होती है? जैसे कल्पना शक्ति है, निरीक्षण शक्ति है, तर्क शक्ति है, आदि का विकास हम आसानी से कर सकते हैं। 14वां इसका उपयोग है आधुनिक शिक्षण तकनीकी के साधनों का विषय वस्तु की उपयुक्तता और स्पष्टता, यानी कठिन से कठिन विषय वस्तु को भी इन साधनों के माध्यम से सरल, स्पष्ट और सार्थक बनाया जा सकता है। अगला उपयोग है संप्रेषण अभिव्यक्ति पर बल, यानी आने वाली बाधाओं को इससे दूर किया जा सकता है। यानी जो शिक्षण में जो बाधाएं आ रही हैं, अधिगम में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को भी इन साधनों के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव पर बल,
यानी इन साधनों के उपयोग से हम प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दे सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना सरल हो जाता है। और हमने एडगर डेल का अनुभव कोण त्रिकोण शंकु भी हमने पढ़ा था। वहाँ भी हमने पढ़ा था कि एडगर डेल ने भी सबसे प्रभावशाली जो अधिगम बताया था वो प्रत्यक्ष अनुभव को बताया था। यानी जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके जो चीज़ सीखते हैं उतना प्रभावशाली यानी सुन कर के और अन्य तरीके से वो नहीं होता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ी हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो एक बार मैं वापस आपको बताता हूं कि आज के वीडियो में हमने सबसे पहले सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम शिक्षा तकनीकी क्या होती है, क्योंकि तकनीकी शब्द आया था तो शिक्षा के क्षेत्र में हम इसको पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा तकनीकी क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि शिक्षा शास्त्र क्या होता है। फिर शिक्षा शास्त्र के हम 2 पक्ष पढ़े थे, कलात्मक पक्ष और वैज्ञानिक पक्ष। उसके बाद में हम शिक्षा तकनीकी और शिक्षा शास्त्र का जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और फिर लास्ट में हमने जो आधुनिक जो तकनीकी है उसके जो साधनों का प्रयोग है वो किस तरह से, उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, उन सारे उपयोगों को हमने 16 बिंदुओं में विभक्त करके डिवाइड करके हमने वहाँ पढ़ा है। तो ये आज छठी यूनिट के पहले पॉइंट का पहला पार्ट था। इसी से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, तो इसका एक पार्ट हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे और उसी के साथ हमारा पहला जो पॉइंट है वो पूरा हो जाएगा। और इस तरह से हम जो हमारा साइकोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम समाप्ति की ओर हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो छठी यूनिट है इसको हम कंप्यूटर से रिलेटेड यूनिट मानते हैं। तो इन पॉइंटों के अलावा हम कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों पर भी लास्ट में हम 7वें पॉइंट के रूप में चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और इस यूनिट से जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो 25 जो प्रश्न है वो पिछली 5 यूनिटों से पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न जो हैं वो छठी यूनिट से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम समाप्ति की ओर हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कल मैंने आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवाया था, क्योंकि कई दिनों से कई मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें अभी तक ये पता नहीं था। कई सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाने वाली कई सूचनाएं वहाँ चल रही थी कि इतने पदों पर भर्ती होगी, इतनी बड़ी भर्ती होगी, लेकिन वहाँ पर जो तथ्यात्मक जो जानकारी थी वो प्रदान नहीं की गई थी। इसीलिए मैंने कल एक वीडियो बना करके और जितने भी मुख्यमंत्री महोदय के जो ट्वीट थे उनके माध्यम से और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो था राजस्थान सरकार, उससे स्वीकृत पदों के ऑर्डर को प्रस्तुत करके और माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर का जो ऑर्डर था उसको प्रस्तुत करके और सारा जो गणित है वो मैंने समझाया था कि कितने पदों पर भर्ती आ सकती है। तो इसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया था कि हम फर्स्ट पेपर की यहाँ पर कंप्लीट जो तैयारी है बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के वीडियो का फीडबैक देने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।